क्या आप बनना चाहते हैं डॉक्टर और इंजीनियर? क्या आप तैयार हैं आने वाले जेईई और नीट एग्जामिनेशन के लिए? अगर नहीं तो हम कर सकते हैं आपकी मदद। हमारा न्यूली डिज़ाइन ऑनलाइन कोर्स आपको इन एग्जामिनेशन में एक परफेक्ट स्कोर दिलवाने में, रैंक दिलवाने में आपकी मदद कर सकता है। विजिट कीजिए डेमो लेक्चर्स के लिए www.chemistryvideolecture.com पर। तो स्टूडेंट्स, आइए इस क्रैश कोर्स की करते हैं शुरुआत और बिल्कुल बेसिक बात से शुरुआत करेंगे। यानी सबसे पहले वो चीज़ जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इन आने वाले जेईई और नीट एग्जामिनेशन के लिए, जिसे कहा जाता है इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास के कंसेप्ट को आपने इस तरह से सीखना है कि आपको इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करना आ जाए और उसके बेसिस पे जितने भी स्टोइशियोमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो आपको सारी की सारी सॉल्व करनी आ जानी चाहिए। ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम स्टोइशियोमेट्री की प्रॉब्लम, स्टोइशियोमेट्री यानी न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन द केमिकल रिएक्शन, हमारे सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंट मास के कंसेप्ट के बेसिस पे सॉल्व हो सकते हैं। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, बीच बीच में क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, कंसेप्ट भी जानेंगे और इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से करने की कोशिश करेंगे। इक्विवेलेंट मास का कंसेप्ट नॉर्मेलिटी के अंदर भी इस्तेमाल होता है और पूरी केमिस्ट्री में इसका बार बार यूज़ होता है। जनरली हम ये कहते हैं कि अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस विच रिएक्ट्स विद 1 ग्राम हाइड्रोजन या 8 ग्राम ऑक्सीजन या 35.5 ग्राम क्लोरीन, उसे उसके इक्विवेलेंट कहा जाता है। लेकिन यहाँ उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंट मास आपको फाइंड आउट करना है। इसके बारे में याद रखिए, फॉर्मूला रहेगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, इसे कहा जाएगा इक्विवेलेंट मास। ऐसी चीज़ जहाँ पर मॉलिक्यूल नहीं है, आयन होते हैं, वहाँ मॉलिक्यूलर मास की जगह हम टर्म इस्तेमाल करते हैं फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। रिमेंबर, ध्यान रखेंगे दोनों फार्मूले एक ही जैसे हैं, लेकिन ये फार्मूला मॉलिक्यूल्स के केस में इस्तेमाल होगा। मॉलिक्यूल यानी जैसे H2SO4, ये मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर आपको दिया गया है SO4-2, अब ये मॉलिक्यूल तो है ही नहीं, ये तो आयन है। अगर आयन है तो उसका मॉलिक्यूलर मास नहीं होगा, तो इसको हम क्या टर्म इस्तेमाल करेंगे? फॉर्मूला मास। तो फॉर्मूला मास टर्म हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ आयन होते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिए। अब अगला सवाल ये उठता है कि आखिर एन फैक्टर क्या चीज़ है, किसे एन फैक्टर क्या कहा जाएगा, क्या हो सकता है एन फैक्टर? तो ध्यान रखिए, एन फैक्टर से हमारा मतलब क्या है? एन फैक्टर का सीधा सा मतलब होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर यानी किसी भी रिएक्शन के दौरान किसी भी स्पीसीज में जो भी ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर एन फैक्टर कहा जाता है। देखिए ध्यान रखिएगा, जब ये स्क्रीन फिलअप हो जाए बेशक से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वो आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। बहुत सारी जगह पे जब आप ऑनलाइन कोर्सेज पढ़ते हैं स्क्रीनशॉट लेना अलाउड नहीं होता, आपके नोट्स तैयार नहीं होते। यहाँ सब कुछ अलाउड है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने नोट्स तैयार कीजिए, जिससे आपके पास रिवीजन के लिए एक मैटर बना रहेगा। अब एन फैक्टर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर तो तभी निकाला जा सकता है जब रिएक्शन दी गई हो। अब रिएक्शन नहीं दी गई, जैसे सपोज आपको रिएक्शन दी गई है MnO4 नेगेटिव गिव्स यू Mn+2। अब ये रिएक्शन है तो आप चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। यहाँ मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास आएगा 7, यहाँ मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 2। आप कहोगे 7 से 2 चेंज कितने का हुआ? 5 का, तो एन फैक्टर कितना हो गया? 5। ठीक है, जब रिएक्शन दी गई है तो उसको बताना कोई मुश्किल काम नहीं, डिफिकल्ट टास्क नहीं, तुरंत की तुरंत बता दी। लेकिन जब आपको प्रोसेस ये दिया गया है कि रिएक्शन नहीं है, सिर्फ HCl दे दिया, रिएक्शन नहीं है, तो ऐसे केस में एन फैक्टर को किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा? तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, अब हम एन फैक्टर को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। हम कहते हैं एसिडिटी, एसिडिटी के बराबर होता है। हम कहते हैं बेसिसिटी, ये बेसिसिटी के बराबर होता है। हम कहते हैं चार्ज एक्सक्लूडिंग द साइन, एक्सक्लूडिंग द साइन, जिसमें कोई भी साइन ना हो, चार्ज हो, ये इसके बराबर भी होता है। अब अगर आपको एसिडिटी और बेसिसिटी का कंसेप्ट क्लियर है तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हो कि एन फैक्टर क्या होगा। अब कई स्टूडेंट यहीं पे उलझ जाते हैं, यहीं पर मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन बन जाते हैं, भाई बताइए इसकी बेसिसिटी क्या होगी, एसिडिटी क्या होगी। तो आइए पहले ज़रा इस बात को जान लेते हैं कि बेसिसिटी और एसिडिटी से हमारा क्या मीनिंग होता है। सबसे पहले बात करेंगे बेसिसिटी की। ध्यान रखना कि बेसिसिटी होती है एसिड की और एसिडिटी होती है बेस की। तो बेसिसिटी जब आएगा तो इसका मतलब हम एसिड की बात कर रहे हैं
और इसका सीधा सा मतलब है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल HI। किसी भी एसिड में कितने H आयन रिप्लेसेबल हैं, बाहर निकल सकते हैं। कोई भी एसिड कितने H आयन का लॉस करता है वो उसकी बेसिटी कहलाई जाती है। जैसे हम सभी जानते हैं HCl को जब पानी में डालते हैं, डिसोसिएट करते हैं, एक H आयन देता है, तो इसकी बेसिटी कितनी होगी 1। HNO3 आपके पास है, ये जब पानी में डालते हैं एक H आयन देता है, बेसिटी होगी 1। खासतौर पे ध्यान रखना सल्फ्यूरिक एसिड का केस। सल्फ्यूरिक एसिड जैसे रिएक्शन दी गई हो वैसे ही कंसिडर करना। H2SO4 अगर मैंने रिएक्शन दी है आपको H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, मैंने रिएक्शन ये दी है, नो डाउट हाइड्रोजन 2 है, लेकिन मैंने रिएक्शन के दौरान सिर्फ एक ही H आयन का लॉस किया है तो बेसिटी 1। लेकिन अगर मैंने आपको रिएक्शन ऐसे दी है ट्वाइस H पॉजिटिव SO4 -2, कितने H आयन का लॉस हुआ 2, तो बेसिटी कितनी होगी 2। लेकिन अगर मैंने रिएक्शन दी ही नहीं, मैंने सिर्फ H2SO4 लिख दिया, तो अगर सिर्फ H2SO4 लिखा हायर एंड की तरफ, यानी बेसिटी कितनी माननी है 2 माननी है। इस तरह से ये जो एग्जाम्पल बताते जा रहा हूँ ध्यान रखना। अगर आपके पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है जैसे RCOH, अगर हम डालते हैं पानी में ये इस तरह से टूटता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड एक H आयन देता है, बेसिटी 1। अब ध्यान रखो जितने COH ग्रुप होंगे उतनी ही बेसिटी, डायरेक्ट ध्यान रख सकते हो। जैसे ये है आपके पास ऑक्जेलिक एसिड, कितने COH ग्रुप हैं 2, तो बेसिटी कितनी है 2। ये है हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड या क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में जितने COH ग्रुप उतनी बेसिटी। एक बात को गौर करना ध्यान से कि ऑक्जेलिक एसिड परेशान करता है। कभी स्टेटमेंट में लिखा होगा क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड, तो क्रिस्टलाइन लिखा हो या हाइड्रेटेड लिखा हो तो वाटर साथ होते हैं। एनहाइड्रस ऑक्जेलिक एसिड लिखा हो, सिंपल ऑक्जेलिक एसिड लिखा हो तो वाटर साथ नहीं होता, क्योंकि दोनों के इक्विवेलेंट मास में फ़र्क होता है। इस पॉइंट को भी गौर से याद रखना। जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ इन एग्जाम्पल्स को नहीं भूलना है। अब ज़रा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ H3PO3। H3PO3 की बेसिटी कितनी है 1, 2, 3, 4। इनमें से क्या बेसिटी होगी H3PO3 की, ये आपसे पूछा गया। अब H3PO3 जनरली स्टूडेंट्स यही सोचते हैं 3 हाइड्रोजन हैं तो 3 ही होगी इसकी बेसिटी। गौर कीजिएगा इसके स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं। इसके स्ट्रक्चर पे ये हमारे पास स्ट्रक्चर है सपोज इसका H3PO3, ये सपोज हमें स्ट्रक्चर दिया गया है, H3PO3 का स्ट्रक्चर हमारे सामने दिया गया है। अब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हैं, ध्यान रखिएगा वो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है वही बाहर निकलते हैं। वो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है, 3 जरूर हैं लेकिन ऑक्सीजन के साथ अटैच हैं सिर्फ और सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन, तो बेसिटी कितनी होगी 2। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा इस केस में। इसी तरह से गौर करना जरा, अगला क्वेश्चन आपको दिया जाता है द नेक्स्ट वन, इसी टाइप का है। अगर आपको आता है तो आप पहले सॉल्व कर दो। अब देखो आपसे कहा गया व्हाट इज द एसिडिटी ऑफ H3PO4, वो था H3PO3, ये है H3PO4। H3PO4 की बेसिटी बतानी है, दोनों में इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन, उसमें भी 3 यहाँ भी 3, तो समझ जाओ आपको इनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये है H3PO3 का स्ट्रक्चर। अभी जो कंसेप्ट दिया था वो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड हैं उन्हें कहा जाएगा। कितने हाइड्रोजन कनेक्टेड हैं ऑक्सीजन से 3, तो बेसिटी कितनी होगी इसकी 3। ध्यान रखिए। एक और क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा आप लोग थोड़ा सा दिमाग ज़रूर लगाइए और देखते हैं क्या जवाब देते हैं आप। आपके पास है H3BO3। ऑप्शन में हम एक और ऑप्शन यहाँ पर डाल देते हैं और ये है आपके पास। अब ज़रा कोशिश करें फटाफट पता लगाएं कि क्या जवाब हो सकता है। मैं थोड़ी देर इंतज़ार करता हूँ, फटाफट से पता लगाएं कि आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है इस केस में। देखते हैं
कौन बच्चा आंसर तक पहुंच पाएगा? लेट्स सी, कम ऑन। देखो मैं आपको थोड़ा समय दे रहा हूं, बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को भूलेगा नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, इस क्वेश्चन का जवाब क्लियर होना चाहिए। अच्छा, H3PO2 के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम ठीक कर लेंगे, ध्यान रखना, ये H3PO2 में स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे, ये रहेगा। नाउ H3BO3 बोरिक एसिड, बोरिक एसिड के केस में देखो ध्यान रखो, एक्चुअल में ये इस तरह से भी लिखा होता है H3BO3 या BOH होल थ्राइस। देखने में तो इसके पास 3 हाइड्रोजन हैं, लेकिन तीनों के तीनों हाइड्रोजन का ये लॉस नहीं करता। जब आप इसको पानी में डालते हैं, मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं ताकि आपको इसका सही एग्जाम्पल समझ में आ जाए। जब आप इसको पानी में डालते हैं तो देखिए क्या होता है, ये इस तरह से पानी के साथ बॉन्ड बनाता है, बोरॉन, ऑक्सीजन, और फिर वाटर के एक H आयन का यहाँ पर लॉस होता है और ये BOH होल 4 आपके पास बनता है। तो कितने H आयन का लॉस हुआ? एक H आयन का, और वो भी H3BO3 का H आयन नहीं था, पानी में डालने पे एक H आयन आपका वहाँ पर लॉस हुआ। तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? इसकी बेसिसिटी कितनी होगी हमारे पास? 1, ये जवाब रहेगा। बड़े ध्यान से, बड़े गौर से इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है, इसमें गलती ना हो। ये वो सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो पास्ट में पूछे गए हैं और ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन में आपने गलती नहीं करनी। सर एक और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। H3PO2 अगर आपके पास है, इसमें पता लगाने की कोशिश करें कि आपका जवाब क्या हो सकता है। ये है इसका स्ट्रक्चर H3PO2, आप स्ट्रक्चर से ही अंदाज़ा हो जाएगा। H3PO2 अगर आपसे कहा है तो देख लीजिए कितने हाइड्रोजन हैं जो ऑक्सीजन से कनेक्ट हैं? 1, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? ऑप्शन नंबर ए ये आपका करेक्ट होता है। ऐसे अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि भाई आपके पास CH3COH, इसकी बेसिसिटी बताइए क्या होगी? CH3COH की बेसिसिटी, तो वैसे तो मैंने बता ही दिया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड होते हैं, जितने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होते हैं ये कह लीजिए, या जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड होते हैं, एक हाइड्रोजन कनेक्ट है तो बेसिसिटी 1। अब यहीं पर मैं अगर आपसे पूछूं कि एसिटाल्डिहाइड ये बताओ, एसिटाल्डिहाइड में एक भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नहीं है, कोई भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड नहीं है, तो बेसिसिटी कितनी होगी इसकी? 0। तो बेसिसिटी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपके पास आ सकती हैं, अब आप उसके बारे में जानते हैं, उसके जवाब को बहुत अच्छे से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास अगला कंसेप्ट आता है एसिडिटी का। एसिडिटी होती है बेस की, और बेस जितने OH आयन का लॉस करता है। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयन इन अ मॉलिक्यूल ऑफ बेस। इन अ मॉलिक्यूल ऑफ बेस, ये डेफिनेशन हो जाएगी कितने OH आयन का लॉस होता है। जैसे ये है आपके पास NaOH, बता सकते हैं कितने OH आयन का लॉस करता है? ये लॉस करता है एक OH आयन, तो एसिडिटी कितनी होगी? 1। मैं कहता हूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बताइए कितने OH आयन का लॉस करता है? सीधी सी बात है, आई थिंक हर एक स्टूडेंट बता पाएगा, 2। मैंने कहा NH4OH, बताइए कितने OH आयन का लॉस करता है? अगेन इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर यू, यू कैन इजिली प्रिडिक्ट, इट इज 1। नाउ जस्ट टेल मी इफ यू हैव CH3COOH, इसकी एसिडिटी क्या होगी? एसिडिटी क्या होगी? एक OH दिख रहा है, एसिडिटी क्या होगी? गलती मत करना, सोच लो ध्यान से, सीधी सी बात है। एक OH एसिडिटी 1, एक OH एसिडिटी 1। क्या यहां भी एक OH और एसिडिटी 1? नो, क्योंकि ये आप जानते हैं कि जब ये टूटता है तो ये OH आयन नहीं H आयन देता है। एसिडिटी 0, क्योंकि रिप्लेसेबल OH आयन तो है ही नहीं, रिप्लेसेबल H आयन है, तो इसकी बेसिसिटी होगी, एसिडिटी नहीं होगी। तो इन प्रॉब्लम्स में खुद को उलझाना नहीं है, खुद को बचाना है प्रॉब्लम्स में। आइए आगे बढ़ते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड आउट n फैक्टर ऑफ CO3-2।
ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। कार्बोनेट आयन एन फैक्टर कल को इक्विवेलेंट मास निकालना पड़े, स्टोइशियोमेट्री में कहीं इस्तेमाल हो जाए, कैसे करेंगे? तो एन फैक्टर तो सीखना ही है। आप जरा गौर कर लीजिए क्या रहेगा इसका एन फैक्टर, कितना आएगा? आप समझ सकते हैं। मैंने अभी ऊपर देखो आपको क्या बताया था, क्या फार्मूले बताए थे आपको। मैंने कहा एन फैक्टर इज इक्वल टू एसिडिटी, बेसिटी, चार्ज एक्सक्लूडिंग द साइन, यानी जो भी चार्ज है साइन हटा दो। अब यहां पर चार्ज देखो क्या है, चार्ज है -2, माइनस का साइन हटा दो, क्या बचा आपके पास 2, तो एन फैक्टर इसका कितना हो गया 2। ध्यान रखना ये जरूरी है समझना। अगला क्वेश्चन जरा सॉल्व करना। फाइंड आउट एन फैक्टर। अगेन एन फैक्टर बताना है Na2SO4 का। Na2SO4 में एन फैक्टर बताना है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। अब बताइए क्या करेंगे। अगर रिएक्शन दी होती, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से पता लगा लेते। एसिड होता तो एसिडिटी से बेसिडिटी से पता लगा लेते। बेस होता तो एसिडिटी, आयन होता तो चार्ज से पता लगा लेते। तो क्या करें, परेशान ना हो, सॉल्ट है, डिसोसिएट कर लीजिए। ट्वाइस Na पॉजिटिव SO4 -2, यानी ये हमें 2 आयन दे रहा है। क्योंकि कोई भी एक चार्ज देख लो, या तो पॉजिटिव चार्ज देख लो कितना, या नेगेटिव देख लो कितना। एक सोडियम पे +1, 2 सोडियम पे +2, एक सोडियम पे +1, 2 सोडियम पे +2, सल्फेट पे -2। कोई सा एक चार्ज ले लो एक्सक्लूडिंग द साइन। पॉजिटिव नेगेटिव साइन पे ध्यान मत दो, तो क्या वैल्यू आएगी 2। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। इस तरह से एन फैक्टर, जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स उलझते हैं, अब आप नहीं उलझेंगे, आप पता लगाएंगे एन फैक्टर क्या होता है। और अगर एन फैक्टर आपको मालूम पड़ गया तो इक्विवेलेंट मास पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। हमने क्या बताया था आपको, हमने ये कहा था इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास कह लो, ये कहा था, या फॉर्मूला मास कह लो। आयन है तो फॉर्मूला मास, अदरवाइज मॉलिक्यूलर मास, एन फैक्टर। और अगर आयन है तो फॉर्मूला मास अपॉन एन फैक्टर। ये आपको हमने यहां पर सिखाया था, बस पता लगा लो। जैसे इजीएस्ट सॉल्व करता हूं, H2SO4 इक्विवेलेंट मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास 98, H2SO4 रिएक्शन नहीं दी गई, तो एन फैक्टर कितना कहा था मानना है 2, तो इससे इक्विवेलेंट मास कितना आ गया 49। याद रखो आपके पास है COH ऑक्सैलिक एसिड, आपके पास है COH ट्वाइस H2O हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड। अगर पता लगा सकते हो तो जल्दी पता लगाओ, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, चेक करना आंसर। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 90, देख लो 24, 32, 32, 64, 65, 66 और 24 कितना हो गया 90। अब एन फैक्टर कार्बोक्सिलिक एसिड, जितने COH ग्रुप होते हैं वही एन फैक्टर, 2 COH ग्रुप हैं तो एन फैक्टर 2, सो दिस इज 45 इसका इक्विवेलेंट मास। हाइड्रेटेड है, हाइड्रेटेड तो मॉलिक्यूलर मास पूरे का 126, एन फैक्टर 2 COH ग्रुप हैं 2, तो इक्विवेलेंट मास कितना आया 63। इस तरह से आप इनके एन फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे, एन फैक्टर निकालेंगे। अब एन फैक्टर कोई मुश्किल टास्क नहीं रहा, खास तौर पे बोरिक एसिड के एन फैक्टर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो अब आप बता सकते हैं, उसमें भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। बोरिक एसिड हो गया या कोई और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। चलिए आपसे मैं होमवर्क में एक क्वेश्चन पूछता हूँ, पता लगाना K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस। आपको पता लगाना है इसका एन फैक्टर क्या होगा, एन फैक्टर इसका क्या होगा पता लगाना है। आपके पास चीज़ें दे दी गई हैं, पता लगाइए इसका एन फैक्टर क्या होगा। एक डबल साल्ट आपको दिया, यही सॉल्व कर दीजिए, थोड़ी देर
वीडियो पॉज कर लो, जो जो कंसेप्ट बताया सारा कंसेप्ट दिमाग में बिठा लो। एसिड है, बेस है, आयन है, सॉल्ट है, क्या है, टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लो या नेगेटिव चार्ज देख लो। रिएक्शन दी जाती तो उसको देख के पता लगा सकते थे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन रिएक्शन अगर नहीं दी गई तो ऐसे पता लगा लो। देखो क्या बनता है एन फैक्टर इसके अंदर, देख लो क्या क्या एन मिलेंगे। ट्वाइस के पॉजिटिव, SO4 -2, ट्वाइस Al+3, थ्राइस SO4 -2। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, इस पे है +2 और यहाँ है +6, टोटल पॉजिटिव कितना हो गया +8। नेगेटिव इस पे है -2, यहाँ है -6, -8। प्लस या माइनस में से एक ले लो, एक्सक्लूडिंग द साइन, साइन हटा दो, साइन हटा दो, क्या जवाब आएगा 8। ये रहेगा आपका एन फैक्टर। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। नाउ आपको एन फैक्टर बताना है। एन फैक्टर Cr2O7 -2 गिव्स यू क्रोमियम +3। इस रिएक्शन के लिए एन फैक्टर बताना है, कितना होगा देखते हैं। क्या एन फैक्टर बता सकते हैं आप? रिएक्शन आपको दी गई 12th क्लास में D&F ब्लॉक के अंदर पोटेशियम डाइक्रोमेट है आपके पास, उसको देख के पता लगाओ क्या हो सकता है इसका एन फैक्टर, फाइंड आउट करो। सबसे पहले वीडियो पॉज करो, अपना दिमाग लगाओ, फिर मैं जवाब बताऊंगा, उसको सॉल्व करेंगे। एटम्स को बैलेंस कीजिए, 2 क्रोमियम है, वहां भी 2 क्रोमियम। रिएक्शन दी गई है तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, 1 क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 6। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना अगर नहीं आता तो हमारे चैनल पे रिडॉक्स रिएक्शन की प्लेलिस्ट देख लीजिए, उसमें आएगा, नहीं तो आगे आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आपको दोबारा सिखा दूंगा। 1 क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 6, लेकिन टोटल क्रोमियम कितने हैं 2, तो 2 क्रोमियम का कितना हो जाएगा 12, 2 क्रोमियम का 12। 1 क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3, टोटल क्रोमियम कितने हैं 2, 2 का कितना हो जाएगा 6, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 12 से 6, 12 से 6, तो कितना हुआ 6। बच्चे गलती क्या करते हैं, यहां पर 1 का ऑक्सीडेशन नंबर 6 है, वहां का 3 है, तो डिफरेंस कितने का हो गया 3 का। जवाब इसको दे के आते हैं, जबकि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 6 यूनिट। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा कंसेप्ट सिखा दिया है एन फैक्टर का, इक्विवेलेंट मास निकालने का। कंसेप्ट्स को याद रखिएगा, शॉर्ट नोट बनाते जाइएगा, तभी ये क्रैश कोर्स सक्सेसफुल हो पाएगा, इस बात को ध्यान रखिए। मिलेंगे अगली क्लास में, ऑल द बेस्ट। हमारे बेस्ट और लो कॉस्ट ऑनलाइन कोर्स